एवरीबॉडी। कैच देम यंग प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। यह अपने में एक ऐसा अनोखा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम युवा बच्चों से खुलकर बातचीत करते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनके जीवन को समझते हैं। हम उनकी उड़ानों को समझना चाहते हैं और जानना चाहते हैं। उनके ही नजरिए से हम ये देखना चाहते हैं कि इस विशाल दुनिया में वो कैसे एक ही तरह अपने सपने को डिब्बे में कैद करके जो रेस्ट ऑफ द चीजें हैं वे तो लोगों को कैसे सुलभ करना चाहेंगे। ये बस एक शो है उस हर बच्चे के लिए जो अभी बचपने से थोड़ा सा बड़ा हुआ है। हम उसके दिल की बात सुनना चाहते हैं क्योंकि वो अपनी बातें दिल से कह रहा है, अनसेंसर्ड है एंड रॉ है। दिस शो इज नॉट जस्ट अबाउट delving into the future and the pressures of younger ones, but also about the survival spirits and staying human. So, in this fresh episode of CTY, that is Catch Them Young, I welcome Nilay Sen Gupta, who is a young established artist. He's a class 12 student with a keen interest in applied mathematics. He studies in New Delhi based school. He has won awards of national and other fames. Nilay says that while most of his peers are exploring career in finance, business, and law, he finds himself more inclining towards creativity, especially painting. So let's cut it short and put cameras towards Nilay. Welcome, Nilay. How are you doing? Ma'am, I am fine and doing very good. How are you? I'm good, Nilay. Thank you. आपको पता है कि कैच देम यंग एक कोशिश है जहां पे हम यंग बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जो अभी अभी थोड़े से बड़े हुए हैं एंड वी वांट यू पीपल टू स्पीक and share your ideas about life, your experiences, your studies, and about your interest. So, Nilay, what is something that make you feel proud recently? मैम, इन द रिसेंट टाइम मेरे स्कूल में अवार्ड फंक्शन हुआ था, जिसमें मुझे अपने स्कूल का सबसे हाई अवार्ड मिला है, विवेकानंद रत्न अवार्ड, जो स्कूल के केवल से सिलेक्टेड बच्चों को ही मिलता है। और मेरे पूरे स्कूल में मैथ्स में भी हाईएस्ट मार्क्स थे, जिसके कारण मुझे ट्रॉफी भी मिली है। ये इसकी वजह से मुझे अभी रिसेंट टाइम में सबसे प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि मैं उन बच्चों में से हूँ जिसको पूरे स्कूल में प्राइज मिला है। Very nice. And is it something related to painting or related to you told as earlier कि मैथ्स के लिए भी मिला? So क्या आप मुझे थोड़ा सा बता सकते हैं? क्योंकि आप अभी 12th में हैं, कुछ बच्चे जो इस शो को देखेंगे वो एक्चुअली मैथ्स से घबराते हैं। सो आप इन शॉर्ट बच्चों को किस तरीके से मैथ्स लेना चाहिए विद यू नो देयर एज, विद देयर क्लास, आप उनको किस तरीके से गाइड करेंगे? क्योंकि टीचर्स तो गाइड करने के लिए हैं ही, बट बच्चे भी अगर दूसरे को सपोर्ट करें तो आई गेस थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बच्चों का और बढ़ेगा। जी मैम। मैम मैथ्स में मेन होता है प्रैक्टिस। तो जो स्टूडेंट जितना अच्छा प्रैक्टिस करता है, उसको उस टॉपिक के कंसेप्ट का एक अच्छा नॉलेज होता है। और बेसिकली एग्जाम में एक्सरसाइज और मेनली एग्जाम्पल से कोई क्वेश्चन आते हैं। तो मैं बच्चों को चाहता हूँ कि वो एग्जाम्पल से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि बेसिकली जो बोर्ड्स या जो भी हम हाफ ईयरली एनुअल के मैक्सिमम पेपर्स होते हैं, वो उनसे ही बनते हैं। और बच्चे क्या करते हैं, वो एक्सरसाइज से प्रैक्टिस करके जान जाते हैं, लेकिन जब शीट मिलती है उनको, तब वो मतलब कोई वो होता है फोबिया कि पेपर देखते ही डर जान जाते हैं, जो क्वेश्चन आता है वो भी भूल जाते हैं। तो इसके लिए हमें अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा और कंसेप्ट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। निलय, जब आप अप्लाइड मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो व्हाट इज अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड हाउ इट कैन बी यूज्ड फर्दर? मैं अप्लाइड मैथ्स और जो मैथ्स होती है, उसमें एक चीज़ की डिफरेंस है कि अप्लाइड मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री नहीं है और उसमें ट्रिग्नोमेट्री है मैथ्स में। और अप्लाइड मैथ्स में रियल लाइफ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मैथ्स। और मतलब जो अप्लाइड मैथ लेते हैं, उनकी लॉजिकल थिंकिंग और एनालिटिकल स्किल्स ज़्यादा बढ़ जान जाती है, क्योंकि उसमें क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, ये सब सीखते हैं जो मैथ्स में नहीं होता है। और अगर हम सीयूईटी के पेपर भी दे देते हैं, तो उसमें ज़्यादातर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट
और इनके क्वेश्चन आते हैं जो अप्लाइड से ही मिलते हैं आपको। और अगर हम इको ऑनर्स या बी कॉम ऑनर्स करें उसमें भी ज़्यादातर अप्लाइड के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि अप्लाइड में हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, जिसमें इको के क्वेश्चन दे रखे हैं कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, इनको इंटीग्रेशन और डिफरेंस की हेल्प से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो जो इसको अच्छे से कर लेते हैं वो उनके लिए बी कॉम और इकोनॉमिक्स थोड़ा सा इजी होता है। सो यू मीन टू से कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें अप्लाइड मैथ्स कहीं ना कहीं आपको हेल्प करता है, मतलब टू जी मैम, गेट थ्रू क्योंकि दैट अप्लाइड में कॉम्पिटिशन। जी मैम, क्योंकि अप्लाइड मैथ्स में आपको लॉजिकल रीजनिंग मिलेगी, क्वांटिटी एप्टीट्यूड मिलेंगे, जो आपको सीयूईटी के पेपर में मिलेंगे। नीले, आपको क्या लगता है कि स्कूल आपको रियल लाइफ के लिए कैसे प्रिपेयर करवा रहा है, एंड हाउ डू यू फाइंड योर सेल्फ इन दिस स्पेस? इसमें स्कूल इज वर्किंग वेरी गुड फॉर आवर रियल लाइफ, बिकॉज हमारे स्कूल में बहुत सारे वर्कशॉप्स हुए थे, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी कुछ लोग बाहर से आए थे, जो हमें कुछ वैल्यूएबल चीज बताए थे कि जब हम कोई भी वो देंगे इंटरव्यू, तो उसमें हमें कैसे जो इंटरव्यू ले रहा है उसके साथ हमने परफॉर्म करना है। और जैसे जो करियर काउंसलिंग के लिए आए थे, उन्होंने हमें बताया कि ट्वेल्थ के बाद कौन से कोर्स लेने चाहिए, कौन से एग्जाम देने चाहिए, ताकि हमें इस स्पेसिफिक कॉलेज में मिल सके एडमिशन। जैसे हमें बताया गया था कि अगर हमें एसआरसीसी में ले लेना है एडमिशन, तो उसके लिए हमें सीयूईटी में 4 डोमेन सब्जेक्ट और एक एडिशनल सब्जेक्ट लेना है। जैसे जिसके पास बाई चांस मैथ्स नहीं है, तो वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर दे सकता है, या वो एक एडिशनल सब्जेक्ट भी ले ले सकता है। और अगर जिसके पास मैथ्स है तो वो पांचों के 5 डोमेन सब्जेक्ट ले सकता है। तो इससे मुझे तो बहुत हेल्प मिली, क्योंकि प्रीवियसली मैं मतलब डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मुझे कौन सा कोर्स लेना है और कौन से कॉलेज लेना है। लेकिन जब उन्होंने अच्छे से गाइडेंस दिया, प्रॉपरली सिस्टमेटिक वे से समझाया कि ये कोर्सेज करने से ये इस कॉलेज मिलेगा एडमिशन, तब मुझे एक मतलब माइंड व्यू मिला कि हाँ, मुझे ये कोर्स करना है और इस कॉलेज में लेना है एडमिशन। ओके। सो जो ये आपका क्वेश्चन है इसमें एक बड़ा रीसेंट से एक टॉपिक पे मैं आपसे पूछना चाहूंगी, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर इवन। तो बहुत सारे बच्चों से मैं सुनती हूँ कि दे आर हैविंग दे आर फेसिंग प्रॉब्लम फॉर प्रिपेयरिंग फॉर सीयूटी, यू नो, उसके लिए दे नीड द कोचिंग क्लासेस एंड ऑल। यस। तो आप क्या कहते हो, आपका इसमें क्या ओपिनियन है कि सीयूटी के एग्जाम्स के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कितनी भूमिका निभाते हैं, या आपका स्कूल ही आपको इतना प्रिपेयर करवा देता है कि आपको उस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप आराम से अच्छे परसेंटेजेस के साथ पास हो जाते हो? मैम, स्कूल ही हमें एक अच्छी प्रैक्टिस दे देता है, क्योंकि सीयूईटी में मेनली वही क्वेश्चन आते हैं जो हमने 11th 12th में पढ़ा है। और जहाँ कोचिंग भी ले लेते हैं, वो पहले हमें डोमेन सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, मैथ्स, इको, बिजनेस। तो अगर हम स्कूल में अच्छे से पढ़ लेंगे 11th 12th को, तो हमें बाद में सीयूईटी के कोचिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें इतनी अच्छी तरह से प्रैक्टिस मिल जाएगी कि हम मतलब बिना कोचिंग के दे सकते हैं एग्जाम्स। ओके। Nilay, people says that cracking jokes is the best stress buster. So in this social media age, जहाँ पे या तो पेरेंट्स अपने बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, या बच्चों को टाइम के अकॉर्डिंगली वे अपने लिए फोन खरीदवा लेते हैं, ऐसे में आपको कितना इम्पोर्टेंट लगता है कि वो इस दुनिया में जो एक ये, इफ यू से इट्स मिथ वर्ल्ड, वहां पे इस सोशल मीडिया की, इस फोन की कितनी जरूरत है? मैम, फोन के कोई एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस में है। तो अगर हम एडवांटेज की बात करें, तो सोशल मीडिया एक अच्छा रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करनी हो, तो उसे मतलब फेस टू फेस बोलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर हमारे पास फ़ोन है और कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी है, तो हम अपनी बात को जल्दी से जल्दी जिसको पहुंचाना है उसको बोल बोल सकते हैं, रादर देन कि हम उसको फेस टू फेस बोले। और सेकंड ये है कि बच्चे भी इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कोई टॉपिक हमें स्कूल में समझ में ना आए,
तो हम अपने फ्रेंड से थोड़ा सा डिस्कस कर करके कि स्कूल में क्या हुआ था उस टॉपिक की इन डेप्थ नॉलेज ले सकते हैं, अगर बाई चांस हमें नहीं समझ आया तो। और तीसरा कि हमें टीचर्स हम हमेशा फेस टू फेस नहीं मिलेंगे, हमें उनसे कभी व्हाट्सएप पे कभी इंस्टा पे इस पे बात करना पड़ेगा ताकि हम अपने डाउट्स को क्लियर कर सके। तो हम्म। उसके लिए भी फोन और सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमें प्रदान करता है। और इसके एडवांटेज साथ कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। जैसे कि आपने बात की कि बच्चे इसका मतलब पेरेंट्स अपने बच्चों को फोन प्रोवाइड करते हैं। ये बहुत ज्यादा छोटे बच्चों के साथ होता है जो रिसेंटली 4 या 5 ईयर्स के होते हैं, कि जब वो खाना नहीं खाते तो पेरेंट उनको फोन पकड़ा दे देते हैं ताकि वो खाना खा लें, जिससे बट उनकी एट द हैबिट सेम बहुत हम्म जिससे उनकी जिस हैबिट बहुत बिगड़ जाती है। उनको बट एट द हमेशा फोन सेम चाहिए टाइम होता है। आपकी जनरेशन के बच्चे ही इंस्टाग्राम में बहुत होते हैं, दे आर इनटू स्नैपचैट एंड ऐसे कई और प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे यंग बच्चे हैं, एंड दे आर जी मैम। killing their time. If I say they are killing their time, so आपका उसमें क्या ओपिनियन है कि आर दीज सो मच ऑफ इम्पोर्टेंस? एंड इसके अलावा आपको पता होगा कि इंस्टाग्राम ने अभी अंडर टीन एज बच्चों के लिए इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन किया है। जी तो उस बारे में आप किस तरीके से अपनी जनरेशन के बच्चों को गाइड करोगे? मैम, इस नॉलेज में बच्चों को थोड़ा सा खुद से भी कॉन्शियस होना चाहिए कि ये इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा यूज़ करने से भी बहुत डिसएडवांटेज हो सकता है। क्योंकि अगर हम बहुत समय तक एक ही ऐप पे लगे रहेंगे, तो पहला हम हमारा जो स्टडी टाइम है वो बहुत वेस्ट होगा। सेकंड, हमारी आंखें भी खराब हो सकती है, क्योंकि बहुत बच्चे बोलते हैं कि हम पढ़ते बहुत है लेकिन मार्क्स नहीं आते। उसका रीजन ये है कि हम अपना ज्यादातर टाइम फोन पे स्पेंड करते हैं। अगर हम उस टाइम को थोड़ा सा हम करके अपने पढ़ाई में यूटिलाइज करें, तो हो सकता है कि बच्चे स्कोर अच्छा कर सके। हाँ, it is very surprising for everyone, as in my family members, that I am not into any of social media except for WhatsApp. WhatsApp थोड़ा सा यूज करता हूँ ताकि मैं जब भी स्कूल से एबसेंट हूँ तो अपने फ्रेंड से काम मांग सकूँ। लेकिन उसके अलावा मैं ना ही ट्विटर, ना ही फेसबुक, ना इंस्टा, ये सब कुछ यूज नहीं करता। Oh, that's wonderful, and it's very surprising to know about. So, Nilay, how do you inspire your classmates when they are struggling? Like your close friends, if I say classmates with. Ma'am, when my class may struggle, I motivate them to how to study in a systematic way। कि मेरे दोस्तों को ज्यादातर अकाउंट्स और मैथ्स में प्रॉब्लम होती है। तो Mhm. जब भी वो मेरे से डाउट पूछते हैं तो मैं उनको सिस्टमेटिक वे में बताता हूँ कि हमें कैसे स्टार्ट करना चाहिए, उसके बाद कैसे उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। और अगर बाई चांस वो प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो उसको अपने टीचर से डिस्कस करना, या टीचर ना भी बोल पाए तो फिर मेरे से मुझसे पूछ लें। और अगर उनको किसी एग्जाम में प्रॉब्लम है तो भी मैं उनको हेल्प कर देता हूँ कि किस कि कौन कौन सा क्वेश्चन ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा मैक्सिमम टाइम आता है और आ सकता है। तो इस तरह से वो मेरे से बहुत तरह के क्वेश्चंस भी पूछते हैं, और मतलब मैं उनके डाउट पूरे कर देता हूँ। तो क्या अपने स्कूल के लिए आप एक यूथ आइकॉन हो? आपके टीचर्स आपको डे टू डे या कभी ओकेजनली बच्चों को इंस्पायर करने के लिए बुलाते हैं? किस तरीके से आप वो मैम, भूमिका के? ऐसा तो वैसे कुछ, मैम जब मैं अपने पुराने स्कूल में था तो तब मुझे उतने लोग मतलब उतनी चीजें कोई जानती नहीं थी। लेकिन जब मैंने नेशनल जीता और स्टेट भी मिले मुझे, तब तब टीचर को पता चला कि हाँ, इस स्टूडेंट में भी टैलेंट है। तो उसके बाद से स्कूल में कोई भी कंपटीशन होता था जोनल लेवल का, तो हम्म। उसके लिए पहले रिकमेंडेशन प्रिंसिपल मेरा ही दे देते थे। तो इस तरह से कुछ स्टूडेंट्स भी थे, जिससे कोई अगर पूछता था कि कोई अगर पेंटिंग अच्छा करता है तो
तो वो लोग मेरा ही नाम रिकमेंड करते थे। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे मेरा नाम पूरे स्कूल में फैलता गया, जिससे कारण मैं क्लास 9th में अपने स्कूल में वाइस कैप्टन था, और क्लास 10 में अपने अपने स्कूल का कैप्टन भी बना। तो इसकी वजह मेरे प्राइजेस ये है जो मुझे नेशनल स्टेट स्टेट मिले। और मेरे इस कारण से कुछ बच्चे मोटिवेट भी हुए थे, और मेरी वजह से कुछ ने पेंटिंग भी स्टार्ट की थी। कि किसी को अगर मतलब कोई स्केच बनाने में प्रॉब्लम हो तो वो मेरे से थोड़ी सी हेल्प भी ले लेते थे कि भैया ये कैसे बनाना है, कुछ हेल्प हेल्प कर दो, इसमें कुछ पेंट वेंट करना हो तो मेरे से करवा लेते थे। निलय, ओके स्कूल के कौन से सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स हैं जिसपे आपको ज्यादा इंटरेस्ट आता है? मैम, स्कूल में मुझे कुछ मैथ्स के टॉपिक है और कुछ इकोनॉमिक्स के टॉपिक है जो मुझे थोड़े से इंटरेस्टिंग लगते हैं। जैसे मैथ्स में हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और पाइप्स का टॉपिक है, तो वो इंटरेस्टिंग है। और इकोनॉमिक्स में कुछ नेशनल इनकम, बजट और लिबरलाइजेशन पॉलिसी, ये सब कुछ टैक्सेशन पॉलिसीज है जो थोड़ा सा रियल लाइफ के मतलब रियल लाइफ बेस भी है और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है ये। अच्छा निलय, बिकॉज आप ऐसा कॉम्पिटिटिव सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, सो आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड कि आप किसी फाइनेंशियल लाइन में जाना चाहते होंगे। व्हाट यू एस्पायर टू बिकम? मैं aspire to become a CA, mean chartered accountant, because this is one of the most reliable profession which कॉमर्स स्टूडेंट मेनली ऑप्ट्स। लेकिन सीए के अलावा भी मतलब कॉमर्स की लाइन में बहुत बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, लाइक CMA, CFS। लेकिन इन सब से जो मेन होता है वो CCA होता है, जो मैक्सिमम कॉमर्स के बच्चे ऑप्ट करते हैं। तो इसमें बेसिकली अकाउंट्स का ही होता है। और इसमें बच्चे के कितने भी अटेम्प्ट देने सकते हैं। और अगर बाई चांस हम किसी एक सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाए तो हमें सारे सब्जेक्ट का फिर से री एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा हार्ड भी होता है। ये जरूरी नहीं है कि कॉमर्स के बच्चे दे, ये साइंस के बच्चे भी दे सकते हैं सीए का एग्जाम। ओके, दैट्स अ गुड इन्फॉर्मेशन। और मुझे लगता है कि सारे बच्चों को ये बात सुननी चाहिए जो अपार्ट फ्रॉम साइंस, सॉरी, अपार्ट फ्रॉम कॉमर्स, दूसरे जो आर्ट्स के बच्चे हैं या जो साइंस के बच्चे हैं, उनको एक थोड़ा क्लियर परसेप्शन हो जाएगा इस बारे में। सो Nilay, I will not be surprised that maybe one day you are going to become an entrepreneur. अगर ऐसा होता है, बिकॉज तब सेल्फ सस्टेनिंग की बात होती है, अपना बिजनेस स्टैब्लिश करने की बात होती है। इट्स टू अर्ली टू से राइट नाउ, बट जो आपका पैशन है, जैसे आपने बताया कि आर्ट्स एंड पेंटिंग आपका पैशन है, सो आप उसको किस तरीके से आगे ले जाना चाहोगे? मैम, बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप होता है कि हम अपने न्यू आइडियाज को लेके बिजनेस स्टार्ट करें। हम्म। लेकिन जिस समय तक मैं एक एंटरप्रेन्योर बनूंगा, उस समय तक इस पेंटिंग या स्कल्पचर्स की उतनी वैल्यू रह जाएगी। उस समय फिर हमें डिजाइनिंग, ग्राफिक, इस पे फोकस करना पड़ेगा। और इसको लेके हमें एक नया बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। क्योंकि इन इस समय हम अगर 2024 या 25 की बात करें तो इसमें हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट्स की वैल्यू बहुत बहुत मतलब राइज हुई है। तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में भी इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी, क्योंकि आजकल पेंटिंग्स और कैनवस ये लोग ज्यादा खरीदते नहीं हैं। तो इनकी वैल्यूज भी अब उतनी रहने नहीं गई है। तो अगर मैं बड़ा होके एंटरप्रेन्योर बनूं और इसको ही लेके चलूं तो मैं बेसिकली हैंडमेड क्राफ्ट्स को ही फोकस करूंगा। बस आपको पता होगा ना कि जो भी रिनाउंड पेंटर्स हैं, उनकी पेंटिंग मार्केट में लाखों में और समटाइम्स करोड़ों में भी बिकती है। सो ये दो डिफरेंट चीजें नहीं हो जाती? मैम, वो अगर किसी व्यूअर को अच्छा लगे तो वो ले सकता है। लेकिन हम अगर पुराने मतलब अगर हम पाब्लो पिकासो या लियोनार्डो दा विंची की बात करें तो उनका एक नाम एस्टेब्लिश है। अगर बाई चांस उनकी पेंटिंग अच्छी नाम ना भी हो, लेकिन उनका नाम बहुत हाई पोस्ट पे है। तो इससे कारण भी लोग उसको उसका
हाई प्राइस पे करने को तैयार है कि ये पाब्लो पिकासो की पेंटिंग है या विंची की पेंटिंग है, तो ये बहुत मतलब हाई लेवल का होगा कुछ, इसलिए। तो यू मीन टू से इन अदर सेंस कि आज के टाइम पे एज एन आर्टिस्ट अपने को स्टैब्लिश करने में बहुत टाइम लगता है। यस मैम, इट भी बहुत मुश्किल होता है आर्ट के फील्ड में अपने आप का स्टैब्लिश करना। So, because art is a process जो slow and steady है, चाहे either it is in the field of music or dance or you say painting, तो धीरे धीरे जो आपकी मेहनत, आपका संघर्ष होता है, वो आपको एक दिन ले जाकर के टॉप पे या एक्लेमेशंस के बीच में पहुंचाता है। तो आर्ट हमेशा साधना की चीज है, संगीत हो या पेंटिंग हो, आई गेस उसमें आपको एक जगह बैठ करके जो काम करना है, इट टेक्स टाइम। और इस कारण मुझे लगता है कि इट टेक्स एजेस जब आपको एक स्टैब्लिश आर्टिस्ट बन पाते हैं आप। यस मैम। हम्म। सो थोड़ा सा कैरिकुलम से अलग चलते हुए मैं एक न्यू एज के बच्चे से एक हार्ट ऑन बात पूछना चाहूंगी, जिसको बोलते हैं हैंड्स ऑन हार्ट। कि निलय, लाइक आई एम श्योर कि यू हैव बीन द पार्ट ऑफ द कोएड करिकुलर सिस्टम, आपके स्कूल में गर्ल्स और बॉयज दोनों होंगे। सो व्हाइल लिविंग एंड स्टडिंग इन अ मेट्रो सिटी, दिस इज अ वेरी रेगुलर कोर्स कि हर दूसरा बच्चा जो है वो कोएड स्कूल में ही पढ़ रहा है। So how do you find your girl classmates there? And as you are studying with them since nursery and now you are about to cross your teens as well. So how do you think and why do you think that girls are little bit submissive regarding their security? थोड़ी डरी हुई सी रहती हैं, and whenever they see a bunch of boys or some unknown boys, तो उनका डर थोड़ा और बढ़ जाता है। So as a growing man, how would you dream to make this space safer, equal for them, and so that young girls, uh, हमारे लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, आपके लिए भी एक बराबर की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके लिए ये अर्थ, ये स्पेस किस तरीके से हम खुशनुमा बना सकते हैं कि उनको भी रात में निकलने में डर ना लगे, एज दे से कि दिल्ली इज नॉट सेफर दीज डेज, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट यस इन मैम। मैम लाइक कि मैं पहले अपने पुराने स्कूल में था जो यूपी में था, और अभी 11th 12th के लिए मैं भी दिल्ली में शिफ्ट हुआ हूँ। तो मतलब दिल्ली स्कूल में शिफ्ट हुआ हूँ। तो मैंने अपने पुराने स्कूल या नए नए स्कूल में ऐसा कुछ नोटिस तो नहीं किया कि गर्ल्स इतनी हैरेस हो रही है। लेकिन बहुत ही फ्रेंडली नेचर है। बॉयज और गर्ल्स बहुत ही फ्रेंड, मतलब एज अ फ्रेंड रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं रहता कि वो सम में से है। लेकिन अगर हम जनरल में देखें तो आजकल मतलब जो लेडीज है, वो गर्ल्स हैं, वो बहुत ही मैं समझ में से है। क्योंकि आजकल हम न्यूज में भी बहुत सारे केसेस देखने के हैं कि कोई किडनैप हो रहा है या किसी के साथ बहुत बदतमीजी हो रही है। तो इसके लिए हमें तो पहले अपना नजरिया चेंज करना होगा कि बॉयज एंड गर्ल्स आर इक्वल। कि जो सम्मान हम लोगों को मिलता है वो गर्ल्स लोगों को भी मिले, लेडीज लोगों को भी मिले। और जो जॉब हम लोग कर सकते हैं वो गर्ल्स और लेडीज भी कैपेबल है करने के लिए। हम उन दोनों को इक्वल ट्रीट करना होगा। क्योंकि हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है कि गर्ल्स एंड बॉयज शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल। लेकिन ये बहुत लोग मानते नहीं है। अगर हम अपने देश की बात करें तो बहुत सारे गाँव है जो पिछड़े इलाके में है, वो अभी भी मतलब पुराने रीति रिवाजों को ही मानते हैं, वो अपने नजरिए को चेंज नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए हमें बहुत जरूरी है कि जागरूकता, कि हम लोगों में जागरूकता उत्पन्न करें कि जो लेडीज है वो वो मतलब बॉयज के बराबर है। जो हम लोग कर सकते हैं वो लोग भी कर सकते हैं। Okay. So that's a good idea, and I guess कि girls should feel, not girls should feel actually, boys should also feel the same social responsibility कि अगर वो अपने प्रारंभिक
टाइम से ही, अपने इनिशियल डेज से ही गर्ल्स के साथ एक प्रोटेक्टिव व्यवहार करेंगे, एक फ्रेंडली व्यवहार करेंगे। सो आई जस्ट सी कि द डे इज कमिंग वेरी सून जब लड़कियां भी लड़कों के साथ उतने ही कॉन्फिडेंटली, उतने ही इंडिपेंडेंटली अपने को स्पेस में सेफ कर रख, मतलब सोच पाए। सो Nilay, let's talk about your family. Who inspires you most in your clan and why? Ma'am, I am most inspired by my father because of his hard work and dedication towards his work. He works hard day and night for his family, and because he goes from home, वो 8 बजे घर से निकल जाते हैं और रात के 9 बजे तक वापस आते हैं। तो उनकी मेहनत और डेडिकेशन को शो करता है ये टुवर्ड्स हिज Okay. फैमिली। Mm-hmm. So, like, what makes a good friend in your opinion? How your friendship in the last few days, few years have changed? Ma'am, a good friend is one who helps us in bad times and is not jealous of our achievements। क्योंकि एक अच्छा दोस्त वही है जो अपने मुश्किल हालात में हम हमारा साथ दे। क्योंकि अच्छी स्थिति में तो सब दोस्त ही अपने साथ होते हैं, लेकिन एक अच्छा दोस्त वही होता है जो अपनी बुराई में या अपने मुश्किल हालात में अपनी हेल्प करे। तो इन रिसेंट टाइम में मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत चेंज हुआ है। क्योंकि मैं 12 साल से एक स्कूल में था और जस्ट लास्ट ईयर ही मैं एक नए 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 स्कूल में शिफ्ट हुआ हूँ। तो फ्रेंड बनाने में इस नए स्कूल में थोड़ा टाइम तो लगा था, लेकिन हाँ, इस स्कूल में जो फ्रेंड्स बने हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और एक दूसरे की कंडीशन को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और मुश्किल हालात में मेरी हेल्प भी करते हैं और मैं भी उनकी हेल्प करता हूँ। Okay. Nile, what causes, like, what type of causes or the social issues matters you the most? Ma'am, the recent social issues that not only me but everyone matters is the artificial intelligence। क्योंकि आजकल के ज़माने में जो एआई है वो आजकल सब की जॉब छीन रहा है। लाइक कि मैं रोज न्यूज़ पे पढ़ता हूँ, तो उसमें आता है कि रोबोट इज टीचिंग इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। द रोबोट इज मतलब एज अ शेफ। तो जो लोग टीचिंग कर रहे हैं या जो शेफ्स है उनके लिए बहुत डेंजर की बात है। क्योंकि वो अपना जी जान लगा देते हैं एक चीज को परस्यू करने में, और अगर अचानक से रोबोट आ जाए तो उनका जो मतलब जॉब है वो खतरे में पड़ सकता है। और आज आजकल जैसे जो बच्चे हैं वो भी टीचर से डाउट पूछने से पहले चैट जीपीटी में सर्च करते हैं कि हमें ये चीज समझ में नहीं आ रही। तो ये नहीं कि हम अपने मैम या सर से पूछ ले, वो गूगल में या चैट जीपीटी का ही हेल्प लेते हैं। तो आजकल ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बहुत लोगों की जॉब छीन छीन रहा है। तो ये एक मैटर है जो केवल मुझे ही नहीं, बाकी मतलब बहुत लोगों को मैटर करता है। Nile, do you think that the education system is too taxing for young boys and girls? नो मैम, इट्स नॉट बिकॉज अब तो सीयूटी आ गया है। तो जिसके 12th में 40% है, जिसके 12th में 90% है, उन सबको सेम सेम ही पेपर देना है। तो एक बायसनेस को गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिया है। तो जब ऐसा सीयूटी इस तरीके का जब हम एग्जाम दे रहे हैं, सो व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ गिविंग मार्क्स, यू नो? व्हाई इट शुड नॉट कम टू ग्रेडिंग सिस्टम अगेन? आपका क्या ओपिनियन है? बिकॉज जो पॉलिसी बनाने वाले हैं वो तो डिफरेंट है, एनसीईआरटीज, एनसीबीएसईज एंड अदर हायरार्की पीपल, बट एज अ स्टूडेंट आप क्या सोचते हैं इस बारे में? जब एक कॉमन एंट्रेंस से ही मैम जाना है तो। मैं अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू मी सीयूईटी का सिस्टम जो है वो अच्छा है। क्योंकि अगर हम वेएस कॉलेज में देखें तो उनके लिए हर हर कॉलेज में एक परसेंटेज चाहिए होती है। अगर हम आईआईएम में जाए तो वहाँ पर 12th में 97% चाहिए। या हम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में जाए तो वहाँ पर 98% के ऊपर चाहिए। तो ऐसे मतलब
एनएससी परसेंटेज से बहुत लिमिटेड ही बच्चे होते हैं जिनको एडमिशन मिलता है। लेकिन अगर हम सीयूईटी दें और उसमें एक अच्छी परसेंटेज आ जाए, तो उससे हम अपने मन चाहे कॉलेज में जा सकते हैं, चाहे वो एसआरसीसी हो या आईआईएम हो। हाँ जी। सो बिकॉज आप इतनी सारी चीजों में हैं, और जो हमने स्टार्टिंग में बोला है और हम बार बार सबको बता रहे हैं कि आपका इंक्लिनेशन आर्ट की टूवर्ड्स बहुत ज्यादा है, जिसके थ्रू आपको बहुत सारे प्राइजेस मिले हैं। सो कोई एक ऐसा आर्ट फॉर्म जिसको करने में आपको सबसे ज्यादा मजा आता है, एंड हाँ, आपको ये करते हुए, उस आर्ट फॉर्म को प्रैक्टिस करते हुए कितने साल हो गए हैं? क्या आपने इसके लिए कोई मैम टीचिंग ली? मुझे मैम मुझे आर्ट फॉर्म में जो सबसे ज्यादा पसंद है वो पेंटिंग है। और मैं ये जो पेंटिंग सीख रहा हूँ वो मैं खेल से सीख रहा हूँ, तो मतलब लगभग 12 से 13 साल हो गए मुझे पेंटिंग सीखते हुए। सो मैं 13 ईयर्स से पेंटिंग सीख रहा हूँ। और मेरे सर ने मुझे एक पेंटिंग कंपटीशन वीर गंगाथा के बारे में बताया था। तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था, और मैंने उसमें मेजर सोमनाथ शर्मा जी को बनाया था। तो जब मेरे को उसमें प्राइज मिला, तो हमें अशोक होटल में 3 दिन का स्टे मिला था। और प्राइज के लिए श्री राजनाथ सिंह जी को बुलाया गया था। ये लोग और जो मेरी पेंटिंग है उसको पूरे मतलब नेशन वाइड में रिप्रेजेंट किया गया था कि इस बच्चे ने इस पेंटिंग को बनाया है। और उस पेंटिंग का पूरा इंट्रोडक्शन भी दे दिया था कि किसने बनाया और कैसे बनाया है। वो पेंट का फॉर्म क्या था? लाइक वाज इट अ पेंट, वाटर पेंटिंग, या दूसरे तरह की और भी जो पेंटिंग्स होती हैं, वो किस तरह की वाटर कलर पेंटिंग? पेंटिंग। मैं इट वाज अ मिक्स मीडियम ऑफ वाटर कलर एंड एक्रेलिक एंड ऑयल पेस्टल्स। ओके। सो नेले, एज अ स्टूडेंट, दो मुझे पता है कि ट्वेल्थ है और बहुत ही क्रूशियल ईयर है, बट क्या कभी ऐसी कोशिश की है कि एक न्यू स्किल और न्यू हॉबी को डेवलप करने की, उसको लर्न करने की? ये इसमें मैं अपने स्कूल में बास्केटबॉल सीखना शुरू शुरू किया था। बास्केटबॉल। तो वो खेलने में मुझे मज़ा मज़ा आया। और मतलब पहले नहीं लगता था, लेकिन जब मैंने उसको खेलना शुरू किया, उसके रूल्स ही सीखे, उसको क्या क्या कैसे मास्टर करना है, कैसे बास्केट करना है, वो सब सीखा, तो मुझे उस चीज़ में इंटरेस्ट आने लगा फिर। How active you are into your sports, yoga or gym, and why these are important in life? मैं आई प्ले क्रिकेट एंड बास्केटबॉल में स्कूल एंड प्रैक्टिस योगा रेगुलरली। और ये स्पोर्ट्स या योगा या जिम, ये सब हम हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम हमें पढ़ाई के साथ साथ अपने फिजिकल मतलब फिजिकल वेलबींग में भी फोकस करना पड़ेगा। और ये हम हमारे फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल वेलबींग के लिए अच्छा होता है, क्योंकि अगर हम सुबह सुबह योगा करेंगे तो हमें लॉट ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा। और हम हमारी बॉडी भी एक प्रॉपर शेप में आएगी। और हम हमारा जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है वो भी बढ़ेगा। मतलब बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, जिसकी वजह से ये तीनों एक्टिविटी बहुत इम्पोर्टेंट बन जाती है। ओ नाइस। और कितनी देर प्रैक्टिस कर पाते हैं आप? मैम मैं सुबह योगा करता हूँ तो 15 से 20 मिनट्स। और स्कूल में स्पोर्ट्स में एक एक घंटा खेलता हूँ। ओके। एज अ यंगस्टर आपके बहुत सारे शौक भी होंगे, आई एम श्योर, लाइक म्यूजिक, मूवीज, और डिफरेंट टाइप के कंटेंट्स पे डेल्व करना। सो अभी ऐसा क्या है जिस पे आप अपना ध्यान थोड़ा लगाए हुए हैं, पढ़ाई से हट करके, जहाँ पे आपका कंसंट्रेशन खराब ना हो पढ़ाई को लेकर के, मतलब एक जैसे कि ना मोनोटोनस सा रूटीन ना हो जाए, उससे हट करके आप क्या करना पसंद करते हो? मैम मैम पढ़ाई के अलावा मैं कभी कभी सॉन्ग सुन लेता हूँ। और अगर वो सुनने का टाइम नहीं मिले तो मैं मैच दे देखता हूँ फिर। ओके। एंड डू यू हैव एनी अदर सिबलिंग्स एज वेल? आपके और भी यस भाई? मैम, आई हैव अ
इस मैम छोटा भाई है एक। अच्छा, तो आप उसके साथ टाइम स्पेंड कर पाते हो इतने टाइट शेड्यूल में, इतनी सारी पढ़ाई के बीच में, और कुछ यस सिखाते मैम, भी हो? संडे को शाम को मिलता है टाइम। अच्छा। संडे को शाम को मिलता है, तो उसके साथ खेलने जाता हूँ, फिर क्रिकेट क्रिकेट खेलता हूँ फिर ओह, नीचे घर के नीचे। गुड गुड गुड। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस इन आवर माइंड कि हम यंग बच्चों से पूछें और उसको आगे लेकर के जाएं। कभी कभी ये लगता है कि लैंग्वेज सिस्टम पे हम बात करें। आपको पता होगा कि नेशन वाइड कभी कभी लैंग्वेज को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। सो हाउ डू यू थिंक कि एज अ स्टूडेंट हमें एक या दो लैंग्वेज पे ही डिपेंड होना चाहिए, या हमें बहुत सारी लैंग्वेजेस आनी चाहिए? वी शुड बी मल्टीलिंगुअल, कि टाइम टू टाइम कभी इन कमिंग डेज हमारे को उसकी जरूरत पड़ सकती है, और वी शुड नो अबाउट द, हम उस लैंग्वेज के थ्रू उस कल्चर को जान सके। यस मैम, हम हमें मल्टीलिंगुअल होना चाहिए, और दो से ज़्यादा लैंग्वेज हमें सीखनी चाहिए, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश तो मैक्सिमम सब लोगों के आती है। लेकिन उसके अलावा अगर हमें फॉरेन लैंग्वेज सीखे तो उसकी वैल्यू भी होती है। क्योंकि कोई रिसेंट टाइम में मैं न्यूज़ में देख रहा था, तो वहाँ बोल रहे थे कि जो बच्चे फ्रांस के यूनिवर्सिटीज में लेने चाहते हैं एडमिशन, तो वहाँ के लिए एडमिशन के लिए फ्रेंच लैंग्वेज सीखना मैंडेटरी है। तो जिन बच्चों का फ्रेंच में थोड़ा सा मतलब स्ट्रांग है लैंग्वेज, तो वो वहाँ पर आराम से एडमिशन ले सकते हैं। और ये सिर्फ फ्रांस के लिए नहीं है, ये जापान में भी है, कि अगर आपको जापान को एडमिशन लेना है तो आपको जापानी लिखना और वो बोलना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इस कारण हम हमें हिंदी और इंग्लिश के अलावा भी एक फॉरेन लैंग्वेज सीखना कंपलसरी है। ओके, सो लाइक so do you think that a platform like Catch Them Young should be there, which can hear about which can hear young birds and उनके ओपिनियंस को रखने के लिए हमारे पास कोई तो एक ऐसी चीज हो जहां पे बच्चे अपने बारे में, अपने ओपिनियंस के बारे में सारी बातें कर सके? बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स से वो बातें खुल के नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दोज आर आवर मेंटर्स। यस मैम, कैच देम यंग जैसे प्लेटफॉर्म हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए, और जो हम हमें सुन रहे या देख रहे हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि हम जिस व्यू को उनके सामने रखते हैं, हो सकता है कि वो भी सेम प्रॉब्लम को फेस करें, और वो हम हमारी बातें सुन के कुछ हद तक इंस्पायर हो, और वो भी ये चीज़ अपनी लाइफ में अप्लाई करें। तो ऐसे प्लेटफॉर्म बहुत ही मतलब बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, कि बच्चों के व्यूज को जानने के लिए, और एक दूसरे से इंटरेक्ट करने के लिए। अच्छा, और अभी क्योंकि स्कूल के अंदर आप हैं, तो एक कोई सजेशन या एक कोई अच्छी बात जो आप टीचर्स के बारे में बताना चाहोगे और टीचर्स को सजेस्ट भी करना चाहोगे? मैम, टीचर बहुत ही हेल्पिंग है। वो हम जैसे स्टूडेंट्स के वो बहुत हेल्प करती है। जो डाउट्स होते हैं हम हमारे, वो टाइम पे क्लियर कर देती है। ऐसा नहीं है कि कोई डाउट हो हमें और वो हमें क्लियर करने से मना कर दे, ऐसा नहीं है। बहुत कोऑपरेटिव भी है। तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद सच टीचर्स, ऑल इज गोइंग वेरी गुड। एंड आई गेस यू वुड बी थैंकफुल फॉर योर टीचर्स एज वेल। यस मैम। So, Nilay, it was actually, thank you so much. It was wonderful session, very insightful session, जहाँ पे आपने बहुत सारी चीजों के बारे में बताया, like painting, drawings के बारे में बताया. You talked about CUET, you talked about commerce streams, CA, entrance examinations and all. I guess बच्चे ऐसी ही बातें सुनेंगे और समझेंगे right from the horse's mouth, जहाँ पे उनको उनके जो मोटिवेटर्स हैं, उनके जो टीचर्स हैं, गाइड्स हैं, वो तो बताते ही हैं, और अलग अलग स्ट्रीम के बच्चे भी आकर के इस बारे में खुल करके कर पाते हैं। सो निलय, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सो थैंक यू। गाइस, थैंक यू सो मच हम सबको सुनने के लिए। हमारी कोशिश होगी कि हम इन बच्चों
से उनकी ही बातें करें और उन्हें एक्सटेंसिव रूप से सुने, उनके विचारों को सही जगह ले जाने की कोशिश करें, क्योंकि इस तरीके से हम बाल मन संबंधी बातें कर पाएंगे, उनके जनरेशन्स के अप्स एंड डाउन्स को समझ पाएंगे। और हमारी कोशिश होगी कि हम हर एपिसोड में अलग अलग स्ट्रीम के बच्चों से मिलें, उनसे बातें करें, उनसे जुड़ें। हमारे साथ कोलैब करने के लिए और वीडियो देखने के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, हमारे यूट्यूब वीडियो को भी फुल ऑन देखिए। और हाँ, आपके मन में क्या सवाल है जो हमें पूछना चाहिए, ये बताना हमें मत भूलें। So thank you so much for today. It's signing off, Shipra Sharma from Catch Them Young. We'll see you tomorrow. Thank you, Nilay. थैंक यू मैम। Thank you.